ओके प्यारे बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर है वो है आपके थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। अब इसमें जो है हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मल एक्सपेंशन। अब थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, किस लिए होता है, किस तरीके से हो सकता है, सॉलिड में कैसे होगा, लिक्विड में कैसे होगा और गैसियस में किस तरीके से होगा। ठीक है, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमारा किसके बिहाफ पे था? वो था हीट का इंट्रोडक्शन प्लस टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन प्लस थर्मोमीटर्स किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं, किस तरीके से हमने दो या दो से ज्यादा थर्मोमीटर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना सीखा। फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सोल्व करना स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैसियस हर एक चीज का में थर्मल एक्सपेंशन होता है। कैसे होता है? अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर दूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ऑफ कोर्स उसे मैं क्या कर रहा हूँ? हीट अप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसे हीट अप कर रहा हूँ। और अगर उसके हीट अप कर रहा हूँ तो उसमें ऑब्वियसली बात है उसके सराउंडिंग उसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। तो मैटर है वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा अपने आप को। अगर इसका उल्टा कर दूं तो, अगर इसका उल्टा कर दूं दैट मींस टेम्परेचर कर दूं कम, हीट कर दूं डाउन, सो जो एक्सपेंड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा है। उसकी जो पहले से जो साइज थी वो कम होने लग जाएगी। लेंथ की बात करो, लेंथ कम होने लग जाएगी। एरिया की बात करो तो एरिया कम होने लग जाएगा। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक की बात करता हूँ तो वॉल्यूम कम होने लग जाएगा। इस तरीके से उसमें उसकी साइज में कमी आने लगेगी। अब मेन बात करते हैं एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन की। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होता कैसे है? सपोज अब सभी को पता है कि अब अभी जो केमिकल बॉन्डिंग में, केमिस्ट्री के अंदर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स या इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस वर्सेस एनर्जी, ये वाला ग्राफ आप देखोगे वहां पे। ठीक है, अब एक बात बताऊं मैं आपको। मान लो ये कोई चार मॉलिक्यूल है किसी पे ठीक है, तो अब मैं इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगाता हूँ। भाई दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मान लो कि ये जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से है, स्प्रिंग टाइप। सर स्प्रिंग टाइप में क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एनर्जी दूंगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को एक अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेंगे, और धक्का देंगे वापस कहाँ आना चाहेंगे? अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो ये काम कौन कर सकता है? स्प्रिंग कर सकती है। तो ये फोर्स कैसा होगा? एक स्प्रिंग टाइप फोर्स है। क्या होता नहीं है, मैं ऐसे जनरली आपको समझाने के लिए इसे एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा मॉलिक्यूल और ये चौथा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे ही बच्चों मैंने इसको हीटअप किया, इसको हीटअप किया कि हीट में इंक्रीमेंट किया, हीट बढ़े या टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया मैंने, या फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो क्या होगा? अब एक बात देखना, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हर अपनी पोजीशन के अलोंग हर तरफ वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल भी इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल भी इस तरीके से अपनी मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल भी अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। लेकिन सोचो कि अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r, अब अगर ये सात मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन के चारों ओर इस तरीके से, या इसकी भी बात करो, इस तरीके से दोनों तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फाइनली इसकी जो एवरेज पोजीशन है, मॉलिक्यूल की एवरेज पोजीशन जो है वो कितने में चाहिए? 0। यानी कि वापस कहाँ होना चाहिए अपने मॉलिक्यूल? उसकी इनिशियल पोजीशन पे होना चाहिए। मॉलिक्यूल कहाँ होना चाहिए? उसकी इनिशियल पोजीशन पे। और अगर इनिशियल पोजीशन पे होना चाहिए तो एक्सपेंशन होगा ही, तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं। मतलब कि देखो एक्सपेंशन कब होगा? जब ये वाला मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से कुछ इस तरीके से डिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अपनी डिस्टेंस पे जाएगा, थोड़ा दूर, ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा इस तरीके से जाएगा, और फाइनली ये फोर्थ जो मॉलिक्यूल है वो इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो इस तरीके से ये सब मॉलिक्यूल अपनी चारों तरफ की डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम हो सके उतना एक्सपेंड हो गए, और अगर उतना एक्सपेंड हो गए तो कुछ इस तरीके से इनके बीच में फोर्स आ जाएगा। फिर ये कुछ इस तरीके से इनके बीच में फोर्स आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। यहां क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सपेंशन हो गया। अब ये सब क्यों नहीं हुआ, अगर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे और वापस कहां जाएंगे, उसकी अपनी इनिशियल पोजीशन पे देंगे। यानी कि जितना इस तरफ वाइब्रेट किया उतना ही इस तरफ वाइब्रेट किया, तो एवरेज तो दोनों क्या होना चाहिए, जीरो। अगर इसको प्लस मानो इसको माइनस, तो जितना प्लस में मूवमेंट किया उतना ही माइनस में मूवमेंट किया या वाइब्रेट किया, तो दोनों का सम तो कितना होगा, एवरेज कितना होगा, जीरो। यानी कि पोजीशन जो है मॉलिक्यूल की वो तो क्या होगी, वापस से सेम हो जाएगी। इसका मतलब एक्सपेंशन तो होना ही नहीं चाहिए, बट रूल प्रैक्टिकली तो एक्सपेंशन होता। इसका रीजन क्या है, देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं एनर्जी और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर के बीच में, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में ग्राफ करता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ग्राफ को ध्यान से देखना, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, सोचो। अब यहां पे देखो कि इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि इस वाले पॉइंट पर मान लो ये ई जो है, ये यहां पर क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ई मिनिमम। और इस वाले पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। यानी कि ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी और इस वाले पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम होगी। सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान लेता हूं मैं एनी डिस्टेंस आर नॉट, यानी कि एक आर नॉट डिस्टेंस है जहां पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है, जहां पे एनर्जी क्या है, मिनिमम। अब सोचना बात को, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा। अब ठीक है, अब सोचो आपको कि अब अगर मैं इस ग्राफ के इस तरफ जाऊं तो भी एनर्जी बढ़ेगी और ग्राफ के इस तरफ जाऊं तो भी एनर्जी बढ़ रही है। देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और इधर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर इस वाले पॉइंट नंबर बी से इस पॉइंट नंबर बी पर मैं बैठ गया और बी पॉइंट से मैं इस तरफ जाऊं ऊपर की तरफ या इस साइड जाऊं ऊपर की तरफ, दोनों तरफ मेरी एनर्जी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। दोनों तरफ मेरी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अगर एनर्जी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तो मान लो कि सपोज यहां पे मान लो एनर्जी E1 वैल्यू कोई E1 वैल्यू, ठीक है, E1 वैल्यू, और ऊपर जाओगे E2 वैल्यू। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये मान ली मैंने R1, यानी कि R1 डिस्टेंस पे कितनी एनर्जी, E1। इसी तरीके से और आगे जाओ, इसी तरीके से और आगे जाओ, यहां पे मान लो इस वाले पोजीशन पे, यहां पे भी एनर्जी इंक्रीज हुई, ये कुछ आई E2, तो यहां पे मान लो पॉइंट है R2, ठीक है। अब देखो ये वाले ग्राफ में इस पॉइंट पे देखो कि इन दोनों का एवरेज पॉइंट R1 पॉइंट और R2 पॉइंट, देखो R1 क्या है, R1 सपोज पॉजिटिव वाइब्रेट मान लो कि पॉजिटिव डायरेक्शन यानी अंदर की तरफ कितना एक्सपेंड होगा, R1 डिस्टेंस तक, ठीक है। R2 क्या है, R2 मान लो ये नेगेटिव डायरेक्शन में कितना हो गया, R2 डिस्टेंस तक एक्सपेंड हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना हो गया, R2 डिस्टेंस तक एक्सपेंड हो गया। सो सपोज इन दोनों का अब थ्योरी के हिसाब से तो क्या आना चाहिए कि R1 भी बराबर आना चाहिए और R2 भी बराबर आना चाहिए, R1 भी बराबर आना चाहिए और R2 भी बराबर आना चाहिए। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थ्योरी के हिसाब से, जो थ्योरी है, ठीक है। अब थ्योरी के हिसाब से देखो, यहां देखो ग्राफ में R1 और R2 क्या ये दोनों बराबर है, यहां से ये देखो R1 और ये देखो R2, क्या ये दोनों बराबर नहीं है। इन दोनों का एवरेज पॉइंट कहां आएगा, इन दोनों का एवरेज पॉइंट कहीं यहीं पे आएगा, ये यहां पे,
ये आर नॉट और ये यहाँ पे आएगा आर डैश मान लो। अब देखो R1 और R2 इन दोनों का मेन पॉइंट कहाँ है, R नोट से पहले, यानी कि ये कहीं एक अलग पॉइंट है R डैश। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, ज्यादा एनर्जी हो रही है, ज्यादा मिल रही है, यानी कि और जब डिस्टेंस कम होती है तो एनर्जी मिलती तो है लेकिन कम मिलती है। इसका मतलब कि अगर R1 को मैं, ये R1 जो है इसको मैं मानूं एनर्जी इंक्रीज के लिए और R2 को मानूं एनर्जी डिक्रीज के लिए, R1 को मानता हूं एनर्जी इंक्रीज के लिए, R2 को मानता हूं एनर्जी डिक्रीज के लिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो टोटल एनर्जी वो जीरो नहीं है, टोटल एनर्जी जीरो नहीं है। या और टोटल एनर्जी की जगह बात करता हूँ, टोटल पोजीशन, एवरेज पोजीशन की बात करता हूँ। यहाँ पे एवरेज पोजीशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एवरेज पोजीशन जीरो नहीं तो कुछ ना कुछ हद तक ये आपसे इस डिस्टेंस पर एक्सपेंड होगा, मतलब बाहर निकलेगा अपने, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा अपने आप को, और एक्सपेंड करेगा आपको क्यों करेगा, एनर्जी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के कार्यों के बिहाफ है, ठीक है। हाँ, ये थ्योरी आपकी कब सही होती, ये थ्योरी आपकी सही होती अगर देखो इस वाली एक्सिस के देखो आर नोट कर लो, क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, नहीं, सिमेट्रिक होता तो क्या होता, ये कुछ इस तरीके से जाता, सिमेट्रिक होता तो ये इस तरीके से जाता, ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग जाके जरा है ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग। अगर ये ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंग जाता तो इन दोनों का एवरेज कहाँ आता, आर नोट, यानी कि एवरेज पोजीशन क्या आ जाती वापस से जीरो। तो ये वाला मॉलिक्यूल ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे, इतना कोई ज्यादा इसमें सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है कि जो है मॉलिक्यूल के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो एक दूसरे को एक्सपेंड करते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर, आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो मॉलिक्यूल अपने पोजीशन पर एक दूसरे अपनी पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर वाइब्रेट करते हैं तो जितना अपवर्ड वाइब्रेट होगा उतना ही डाउनवर्ड वाइब्रेट होगा, तो दोनों की एवरेज पोजीशन तो जीरो होनी चाहिए, यानी कि एवरेज पोजीशन जीरो, यानी कि मॉलिक्यूल कहाँ है, वापस फाइनल कहाँ मिलेगा अपने को, जहां था वो उसी पोजीशन पे मिलेगा। बट होता क्या है, एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने का रीजन कहां से मिला, एनर्जी इंटरमोलिकुलर कर्व, ठीक है। ये आप डीप में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लोगे फिर। अब बात करते हैं मैं, ये हमारा बस एक रीजन था कि एक्सपेंशन होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है, जो सिलेबस की बात है, लीनियर एक्सपेंशन। अब जो मेन है, अब हम एक्सपेंशन किस तरीके से पॉसिबल है वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक्सपेंशन कितने तरीके से पॉसिबल है, किसी भी मैटर के लिए आप एक्सपेंशन कितने तरीके से करवा सकते हैं, सोचो, किसी भी मैटर के लिए एक्सपेंशन कितने तरीके से करवा सकते हैं हम, तो दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से। कैसे, पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन, तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। इस तरीके से तीन एक्सपेंशन है, पहला लीनियर, दूसरा सुपरफिशियल या एरियल, और तीसरा है वॉल्यूम। अब लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा, हर एक एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपकी बात चीज क्लियर है कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, ठीक है। ओके बच्चों, सो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर एक्सपेंशन। क्या, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, सपोज
लीनियर एक्सपेंशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, अलोंग लेंथ, ये तो पता लग गया, अलोंग लेंथ। नाम से ही पता चल गया कि लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हुआ। तो सिंपल सी बात है। अब सपोज लेंथ के अलोंग कैसे एक्सपेंशन हुआ, देखो मान लो कि मैंने एल लेंथ की ये रोड ली, ठीक है, ओ ओ ओ ओ दिन ओके डेली जॉब। अब मैंने क्या किया, इसको हीटअप किया। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंशन करना तो मेरे को हीटअप करना पड़ेगा, ठंडक में रख के हीटअप करना मेरे से नहीं होगा रे बाबा, ठीक है। और हीटअप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता है। अच्छा ये आपने देखा होगा कहाँ, ब्लैक स्मिथ के काम में, सर हमने कहा देखो भाई ब्लैक स्मिथ के वहां से जाते हैं, कभी आपने देखा है कि वो आयरन मेटल को या आयरन को काफी हाई टेम्परेचर पर हीटअप करता है, उसके बाद उसे हैमर से हीट बीट करके उसको और एक्सपेंड करने का काम करता है, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, ब्लैक स्मिथ का काम कर दो, अगर आगे कुछ हुआ नहीं तो ब्लैक स्मिथ वाला काम तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो सपोज यहां से इसमें इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा एल, और पहले की लेंथ कितनी थी, एल। इसकी शेप चेंज नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब सोचो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए बिल्कुल यूनिट नेग्लिजिबल ही करते हैं, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब जीरो तो नहीं रखते, पर बिल्कुल कम, वेरी लो। रीजन उसका रीजन ये है कि देखो अगर आप किसी भी मैटर के लीनियर एक्सपेंशन करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें चेंज आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी चेंज आएगा, और हमें क्या करना है, लीनियर। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटा सा उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, उसका क्रॉस, हम लीनियर एक्सपेंशन उसी का कर रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, बहुत कम, क्या है, बहुत कम, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मेहनत हमसे होती नहीं है। अब नेक्स्ट है एल प्लस डेल्टा एल, जो नहीं लिखता है वो क्या, मान लो एल डैश किसके इक्वल होगी, एल प्लस डेल्टा एल के इक्वल, एल डैश किसके इक्वल होगी, एल प्लस डेल्टा एल। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब सोचो, अब जादू दिखाता हूं मैं आपको। अब जादू क्या है, इसको मैं एल नोट कर देता हूं, वो सही रहेगा, एल नोट प्लस डेल्टा एल, ओके। अब गुड 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 गुड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे निकालनी है, सोचो डेल्टा एल निकालनी है, क्या निकालनी है, डेल्टा एल। अब डेल्टा एल कैसे आई, अगर मैं ऐसे लिखूं डेल्टा एल बाय एल नॉट, डेल्टा एल बाय एल नॉट वो होता है एल्फा इंटू डेल्टा टी के, एल्फा इंटू डेल्टा टी के। या इसे और थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई करूं तो अगर एल नॉट लेंथ की रोड को हीटअप किया जाए डेल्टा टी टेम्परेचर पे, तो उसमें जो लेंथ में चेंज आएगा वो कितना होगा, डेल्टा एल, और ये किसके इक्वल होगा, एल्फा के इक्वल, किसके इक्वल होगा, एल्फा। और एल्फा क्या है, एल्फा इज इक्वल टू लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन जो रहा है उसका कोफिशिएंट, ठीक है। सो डेल्टा एल अपन एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू एल्फा। अब बात आती है, अब बात क्या आती है कि नई वाली लेंथ क्या होगी, एल डैश क्या होगी। तो एल डैश के लिए फॉर्मूला करो, डी 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 टू एच, एल नॉट की जगह एल नॉट पुट कर दिया, डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल की वैल्यू निकालो भाई, डेल्टा एल की वैल्यू यहां से क्या आएगी, एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ओ हो प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी, एल नॉट से एल नॉट कॉमन, हाँ कट गया, वेरी गुड वेरी गुड, एल नॉट से एल नॉट कॉमन, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो जो एक्सपेंशन के बाद जो न्यू लेंथ आएगी वो किसके इक्वल होगी, एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के, वो किसके इक्वल होगी, एल नॉट 1 प्लस डेल्टा टी के। अब दूसरी चीज ये, इसकी यूनिट निकालते हैं, एल्फा
क्या अल्फा की यूनिट निकालने के लिए यहाँ जाओ, वापस यहाँ जाओ, ओके ठीक है। फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल नॉट टू डेल्टा टी, ठीक है सर। इसकी भी मीटर सपोज मीटर, सर ये तो चेंज, हाँ भाई साहब चेंज की भी यूनिट सेम ही होती है, हाँ भूलिए, ओके। इसकी केल्विन, ठीक है, मीटर से मीटर खर्च, यूनिट क्या होती है केल्विन इनवर्स। तो अल्फा की यूनिट क्या होती है केल्विन इनवर्स, कहीं कहीं पे आप ये भी लिखोगे डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। डायमेंशंस की बात करो तो केल्विन यानी टेंपरेचर को कितना मेजर करते हो, थीटा, तो डायमेंशन क्या होगी थीटा की पावर -1, थीटा की पावर -1, ये इसकी यूनिट और ये इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब अल्फा को थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं, अल्फा की डेफिनेशन देखिए रहा है, ठीक है। सपोज सुनना बात को, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, ओके अब देखो, अगर मैं किसी 1 मीटर मैं कहूं आपसे कि अगर एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर की एक लेंथ लूं, ठीक है, या एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर लेंथ की मैं एक रोड लेता हूं और उसमें डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज कर, क्योंकि आपको पता है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि डिग्री सेल्सियस में इंक्रीमेंट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में इंक्रीमेंट क्या होता है, सेम होता है। अगर डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा टी इक्वल टू 1 केल्विन भी होगा। कैसे पता, सर प्रीवियस लेक्चर इस वीडियो के ऊपर यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर है, वो देखो जाके। इतनी मेहनत कौन करेगा सर, आपने बोला हमने मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सोचो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना, इस वाली इक्वेशन डेल्टा यहाँ पे, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन 1 इंटू 1 बोले तो अल्फा इज इक्वल टू क्या गया डेल्टा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा। तो अल्फा की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों कि अगर 1 यूनिट लेंथ, मीटर की जगह मीटर, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर, इस तरीके से अगर 1 यूनिट लेंथ में की रोड को, या ऐसे लिख दो 1 यूनिट लेंथ की रोड को 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तक हीट अप किया जाए तो उसकी लेंथ में चेंज किसके इक्वल होता है, उसके एक्सपेंशन कोफिशिएंट के, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की बहुत सोचता हूं, सोचूं और सोच के मैंने इसको यहां लिखा, इसको थोड़ा सा और समझ रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं कहूं इसी वाली डेफिनेशन को, इस डेफिनेशन को मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। इफ 1 मीटर लेंथ, if a road, कौन लिखेगा भाई, if a road of 1 meter length is heat up for 1 degree Celsius, या ऐसे लिखो इसको, and its temperature increased by 1 degree Celsius, then change in length will be equal to its linear कोफिशिएंट, ठीक है। यानी अगर 1 मीटर लेंथ की रोड को मैं 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से इंक्रीज कर दूं तो उसकी जो लेंथ में चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा, उसके लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट के। सपोज अल्फा स्टील के लिए जो अल्फा होता है वो होता है 1.2 into 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। यानी कि अगर 1 मीटर स्टील की लेंथ को, 1 मीटर लेंथ की स्टील रोड को मैं, ये मान लो ये स्टील की रोड है, ठीक है,
स्टील की ओर एक जो है एक 1 मीटर लेंथ है, और इसमें मैं हीटअप करता हूँ इसको डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक, यानी इसका टेम्परेचर सपोज पहले था T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दिया, वो कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना 1 डिग्री सेल्सियस, सपोज इतना नहीं लेना है आपको, 34 डिग्री सेल्सियस था और मैंने उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री की सेल्सियस के टेम्परेचर से मैंने इसको हीटअप किया, तो इसकी जो लेंथ में चेंज आएगा यानी डेल्टा एल जो होगी वो किसके इक्वल होगी 1.2 × 10⁻⁵ मीटर, 1.2 × 10⁻⁵ मीटर होगी, ठीक है, इतना इसमें चेंज आएगा। ओके, ये बात है आपके लीनियर एक्सपेंशन की। अब नेक्स्ट है आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, वो भी क्या चीज है उसको भी समझते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है लीनियर एक्सपेंशन, अगर लीनियर एक्सपेंशन क्लियर है बच्चों तो हमारे पास में दोनों जो एरियल सुपरफिशियल है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं एरियल एक्सपेंशन की। किसी एरियल एक्सपेंशन ये ऐसे बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी, ठीक है। तो मैं बात करता हूं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इसमें होगा क्या, अब आपको ऑब्वियसली पता है जैसे लेंथ का लीनियर किसके अलोंग था, लेंथ के अलोंग, लीनियर में एक्सपेंशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, लेंथ के अलोंग। सो सुपरफिशियल में किसके अलोंग होगा, एरिया, किसके अलोंग होगा, एरिया। सपोज तो कर सकते हो आप, हाँ सर सपोज इमेजिन तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब सोचो इस तरीके से एक मेटल की कोई प्लेट है, क्या है मेटल की प्लेट, कौन सा मेटल, जो आपकी मर्जी हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब अगर ये मेटल की प्लेट है, सपोज इसकी इस तरफ से लेंथ है समथिंग समथिंग ए, इस तरफ से लेंथ है बी, ठीक है। फिर ये सेम दिख रही है मेरे को, अरे सेम ले लो, किस तरफ से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, ये स्क्वायर शेप में हो सकती है, प्लेट होनी चाहिए, कुल मिलाकर उसका एरिया कवर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए एक्सपेंशन, ठीक है। तो फिलहाल मान लो मैं इसको स्क्वायर शेप में मानता हूं और इसकी लेंथ मानी स्टार्टिंग में एल नॉट, इसकी ये वाली लेंथ भी एल नॉट, ये वाली भी एल नॉट, ये वाली भी एल नॉट और ये वाली भी एल नॉट। अब मैंने इसको डेल्टा टी टेम्परेचर दिया, क्या दिया डेल्टा टी टेम्परेचर, बोले तो पहले इसका टेम्परेचर था T1 था, इसको इंक्रीज किया T2 तक, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या होगा T2 - T1, ओके, डेल्टा टी इक्वल टू T2 - T1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या कि ये सारी लेंथ अपने आप को हल्का हल्का इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, हल्का इंक्रीज करेगी, जो नई सरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगी। जो नई लेंथ है वो क्या होगी, ये पहले एल नॉट थी, अब क्या हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, क्या हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, बोले तो एल डैश होगी। सिमिलरली ये पहले एल नॉट थी, इसको भी क्या हो जाएगी यार हुआ ओ एल नॉट हुई, क्या हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा, क्या हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा। हुआ क्या है इसमें कि पहले हमने जैसे लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, एक लेंथ के अलोंग इंक्रीमेंट हो रहा था या एक लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा था, वो यहाँ पे वही है, वो यहाँ पे भी सेम चीज है। देखो भूल जाओ कि ये यहाँ पर तीन साइड है, ये ओनली एक साइड, ये इंक्रीज हुई कितनी हुई एल नॉट प्लस डेल्टा, ये बन गई, ठीक है। अब भूल जाओ इसको, देखो ओनली ये कितनी है पहले एल नॉट, अब नई हीटअप करने के बाद कितनी बन गई एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ठीक है, तो ये बन गई। इन तीनों को भूल जाओ, इन तीनों को भूल जाओ, ये कितनी हुई एल नॉट, तो ऊपर वाली ब्लू कलर वाली देखो कितनी होगी हीटअप करने पर एल नॉट प्लस डेल्टा एल, इसको भूल जाओ, ये कितनी है एल नॉट, तो ये कितनी हो जाएगी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, इस तरीके से। और हाँ ध्यान, जो भी एक्सपेंशन हो रहा है वो
इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ एल नोट प्लस डेल्टा एल, यहाँ मान लो पहले मान लो ये 25 सेंटीमीटर की थी, ये 27 की हो गई, ये 28 की हो गई, ये 30 की हो गई, ये 24 ही रह गई है। एक्सपेंशन होगा तो सब में बराबर होगा, केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा। बोलेगा एक्सपेंशन जितना होगा वो सारे डायरेक्शन, ये चारों जो साइड्स है उन चारों साइड्स में इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि कभी कहीं कम कहीं ज्यादा, नहीं, सब में बराबर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज तो कर सकते हो, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, तो कोई बुरे वाली बात नहीं है। अब ये वाला जो एक्सपेंशन है ये कौन से ऑब्जेक्ट शो करते हैं? मोस्टली 2D ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता है, छोटी छोटी बात है, उसमें कोई बुरे वाली बात नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मान सकते हो तुम, सर बहुत बड़े मान सकते हैं। ठीक है, अब पहले इसका एरिया, पहले एरिया था एल नॉट, एरिया कितना था पहले? एल नॉट। अब कितना हो गया इस वाले नए स्क्वायर का एरिया? ए डैश। अब कितना हो गया? ए डैश। तो कुल मिला के मुझे बताओ, एक लेंथ में चेंज आया या पूरे एरिया में चेंज आया? एक लेंथ में चेंज आया या पूरे एरिया में एक्सपेंशन हुआ है? सोचो, एक लेंथ में एक्सपेंशन हुआ या पूरे एरिया में एक्सपेंशन हुआ? सर पूरे एरिया में एक्सपेंशन हुआ। देखो ये भी इंक्रीज हुई, ये वाली साइड भी इंक्रीज हुई, ये वाली साइड भी इंक्रीज हुई, ये वाली साइड भी इंक्रीज हुई। अगर पहले हर एक साइड की लेंथ 4 मीटर थी तो अब हर एक साइड की लेंथ 6 मीटर हुई। पहले एरिया था 4 का स्क्वायर 16, पहले एरिया था 16, ठीक है, और अब एरिया कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36। तो इंक्रीमेंट तो हुआ, इंक्रीमेंट किस में हुआ? लेंथ के अलोंग या एक्सपेंशन एरिया के अलोंग? एरिया के अलोंग। तो जो हम पढ़ने वाले वो भी क्या पढ़ेंगे? चेंज इन एरिया। अच्छा, चेंज इन लेंथ क्यों नहीं पढ़ा? अरे वो लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ तो लिया रे भाई। अपनी n नॉट थीटा थीटा t, ओके। तो यहां पे अगर मैं कहूं, देखो सेम लग रहा है कुछ, बस डेल्टा a की जगह क्या लिया? l, सॉरी डेल्टा l की जगह क्या लिया? a नॉट। सेम केस। ये बीटा क्या है यहाँ पे? सुपरफिशियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये EXP का मतलब एक्सप्रेस नहीं है, एक्सपेंशन है। ठीक है, कोफिशिएंट है। अब सोचो कि नया एरिया A डैश है वो किसके इक्वल होगा? सर पुराना एरिया A नॉट प्लस चेंज इन एरिया। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नई चीज आएगी तो नई चीज क्या होगी? पुरानी चीज प्लस जो उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या जो भी हुआ है, चेंज आया है। ठीक है, तो नया एरिया इज इक्वल टू पुराना एरिया प्लस चेंज इन एरिया। ए नॉट इज इक्वल टू ए डैश प्लस डेल्टा ए। अब डेल्टा ए की जगह ये पुट कर दो तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट प्लस डेल्टा की जगह यहां से पुट करो ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ए नॉट बीटा डेल्टा टी। ए नॉट कॉमन लिया मैंने, ओके, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। मैंने क्या किया? यहां से ए नॉट को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट में ये इक्वेशन बन गई। देखो लीनियर के लिए क्या था? एल डैश इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एरिया के लिए क्या आया? ए डैश इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। कुछ तो गड़बड़ है, सेम आया। अब अगर यहां से बीटा करूं तो मैं, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है और उसमें मैं डेल्टा टी, यानी सपोज अगर ठीक है, सपोज मैं क्या करता हूं बच्चों कि 1 डिग्री सेल्सियस, या इसको ले सकता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है, उसमें मैं 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, तो उसकी जो एरिया में चेंज है वो किसके इक्वल होगा? सुपरफिशियल कोएफिशिएंट। सेम जैसे अल्फा की डेफिनेशन लिखी थी वैसे, इफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया get increase temperature of 1 degree Celsius, then change in area will be equal to area coefficient of expansion यानी बीटा। ठीक है,
अब सोचो, अब बात करता हूँ मैं। अच्छा बच्चों, अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन तो होगा। जो आपने पहले अल्फा पढ़ा, अल्फा क्या पढ़ा था? आई नॉट सॉरी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी, ठीक है। बीटा क्या पढ़ा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए नॉट डेल्टा टी। क्या इन दोनों में रिलेशन आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है। देखो ए नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एल नॉट का स्क्वायर। एल नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एल नॉट का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब सोचना बात को। अब बात करते हैं इसको एक्सपेंड करने की थोड़ा सा, यहां से इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। नई जो ए डैश है वो क्या आएगी? इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ए डैश इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट बीटा डेल्टा टी। अब मुझे रिलेशन किसमें निकालना है? अल्फा और बीटा में निकालना है। रिलेशन किसमें निकालना है? अल्फा और बीटा में निकालना है, ठीक है। डेल्टा ए की क्या होता है? डेल्टा ए क्या, अगर यहां से मैं लिखूं डेल्टा ए तो क्या होगा? ए डैश माइनस स्मॉल ए नॉट, ए डैश माइनस ए नॉट, ठीक है। ए डैश क्या होगा? नई वाली लेंथ जो है उसका स्क्वायर, नई वाली जो लेंथ है उसका स्क्वायर, और ए नॉट क्या होगा? पुरानी वाली जो लेंथ है उसका स्क्वायर। पुट कर दो, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू एल डैश का स्क्वायर माइनस एल नॉट का स्क्वायर। ए नॉट, अभी इसको एल डैश की जगह क्या लिखता है अपन? एल डैश की जगह क्या लिखते हैं? एल नॉट प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस एल नॉट का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस समझ के खोल दो इसको। एल नॉट का स्क्वायर प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल नॉट डेल्टा एल माइनस एल नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। एल नॉट स्क्वायर से एल नॉट स्क्वायर कट, बचा क्या? डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 2 एल नॉट डेल्टा एल, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला किसका है? डेल्टा ए का। अब और आगे बढ़ो, इसको यहां तक भी कर लो, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक तो चेंज जो है लेंथ में, छोटा सा लेंथ चेंज कितना है? बिल्कुल छोटा सा, पॉइंट्स में। दूसरा फिर ऊपर से स्क्वायर। अब अगर पॉइंट्स में चेंज फिर उसका स्क्वायर, तो वो तो और छोटा हो गया। सपोज अगर 0.2 है, ये 0.02 है, ये है चेंज। अब इसका स्क्वायर करने बैठूं तो वो कम हो जाएगा, 0.0004, इस तरीके से, है ना। तो अगर पॉइंट्स में डेसिमल का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? और छोटा हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल जीरो के करीब हो जाएगा। सो डेल्टा एल का स्क्वायर क्या होता है? लगभग बराबर जीरो, लगभग बराबर जीरो। तो यहाँ जीरो पुट कर दो, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के लिए डेल्टा ए इज इक्वल टू 0 प्लस 2 एल नॉट डेल्टा एल, ओके, ठीक है। अब यहां से डेल्टा ए की वैल्यू पुट करो, क्या होगी? यहां से डेल्टा ए की वैल्यू पुट करो, क्या आ सकती है? सबसे पहले यहां पे डेल्टा एल की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सोचो, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए 0 प्लस 0 2 एल नॉट, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी अल्फा। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ये लीनियर एक्सपेंशन से उठा के लाया हूं मैं, आपको पता लगा। सेम चीज यहां पुट करो, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, ये एल नॉट, ये एल नॉट का स्क्वायर। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 इंटू एल नॉट का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी। अब सोचो, एल नॉट का स्क्वायर क्या बना? ये देख, यहां से ए नॉट के आंसर क्या था? एल नॉट का स्क्वायर। स्टार्टिंग का जो एरिया था वो क्या था? स्टार्टिंग की लेंथ, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ए पुट कर दो, 2 इंटू ए अल्फा डेल्टा टी,
अब देखो ए और एल फॉर डेल्टा टी को इधर लेके आता हूँ, ए और डेल्टा टी कितना बच गया 2 इंटू एल्फा। ये क्या है, ये देख बीटा रख दूं इसकी जगह पे, तो बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एल्फा। तो एल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है कि बीटा इज ट्वाइस ऑफ एल्फा, बीटा इज ट्वाइस ऑफ एल्फा। यानी कि किसी क्वेश्चन में आपको बीटा की रिक्वायरमेंट है और आपको एल्फा दिया हुआ है, तो क्या करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको बीटा की रिक्वायरमेंट है और आपको ओनली एल्फा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे उसमें एल्फा की जगह 2 रखो और 2 पुट अप करके उसको सॉरी एल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको बीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। ओके प्यारे बच्चों, अब वापस हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। अच्छा तो एक बात और ध्यान देना कि अभी तक के जो एक्सपेंशन पढ़े मतलब लीनियर या सुपरफिशियल, तो ओनली सॉलिड जो मैटर है, सॉलिड मैटर वो ही एरियल और लीनियर एक्सपेंशन को शो करती है। लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल जो है वो हमेशा किसको शो करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि लिक्विड और गैसियस जो मटेरियल होती है इन दोनों का एक्सपेंशन भी ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, जबकि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो जो सॉलिड है वो लीनियर एक्सपेंशन भी शो कर देता है, एरिया भी शो कर देता है, और दूसरी बात वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी शो कर देता है। बट लिक्विड एंड गैसेस आर द मटेरियल मैटर हु shows the volumetric expansion। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। तो सपोज पहले सपोज इस तरीके से, अब आपको पता चल गया होगा कि अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो किसके अकॉर्डिंग में, पहले एल नॉट, फिर एल नॉट का स्क्वायर खेला, अब क्या करेंगे एल नॉट का क्यूब। तो सपोज ये एल नॉट लेंथ, ठीक, इस तरीके से इसकी हाइट भी क्या है एल नॉट। ठीक है, और इस तरीके से इसकी थिकनेस यानी कि अंदर की तरफ भी है एल नॉट। आई बात समझ में? इसकी बेस की लेंथ भी एल नॉट, हाइट भी एल नॉट, और अंदर की तरफ जो है वो थिकनेस भी एल नॉट। अभी मैंने इसको क्यू ही एज्यूम किया है। अब सपोज मैं इसको अभी स्टार्टिंग की इसकी जो हर एक साइड की लेंथ है वो कितनी है एल नॉट है, ईच साइड लेंथ कितनी है ऑफ क्यू कितनी है एल नॉट। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं इसको डेल्टा टी टेम्परेचर तक इंक्रीज करता हूं, चेंज इन टेम्परेचर कितना किया डेल्टा टी। ठीक है, सो सपोज मेरी हर एक जो साइड है वो कितनी बनी, नाउ ईच साइड लेंथ कितनी है एल डैश, कितनी होगी एल डैश, और आपको अच्छे से बताइए एल डैश इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा है। ठीक है, सो पहले वॉल्यूम कितना था इनिशियली वॉल्यूम कितना था, यानी कि हीट अप करने से पहले या टेम्परेचर में चेंज करने से पहले वॉल्यूम कितना था, सपोज वी नॉट, और वी नॉट क्या होगा एल नॉट का क्यूब, एल नॉट का क्यूब। अब आफ्टर जो टेम्परेचर है तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा इसका, फाइनल वॉल्यूम वी डैश। अब फाइनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा एफ, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी डैश इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी। और आपको अच्छे से पता है अगर जो वी नेट है वो किसके इक्वल होगा एल डैश का क्यूब, वो किसके इक्वल है एल डैश के क्यूब के इक्वल है। अगर इसको और अच्छे से लिखूं मैं, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके
नया क्यूब बना है, ठीक है। ये मान लो ये लेंथ L0, ठीक है, ये लेंथ भी L0, ये भी L0, इस तरीके से जो मैंने ब्लू वाला डैश डैश बनाई है, ये जो नया क्यूब बना है इसकी लेंथ कितनी है L डैश, L डैश इक्वल टू L0 प्लस डेल्टा L। उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा V डैश, और V डैश इक्वल टू क्या होगा V नॉट प्लस डेल्टा V। अब बात करते हैं L डैश की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों, L नॉट प्लस डेल्टा L, ठीक है। V डैश इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L का क्यूब, डेल्टा L का क्यूब, ठीक है। तो अब बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की। सो डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम विद टेम्परेचर इंक्रीज इज इक्वल टू गामा। किसका मामा, नहीं गामा। ये गामा जो है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये गामा क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो डेल्टा V की फॉर्मूला क्या होगा, गामा V नॉट डेल्टा T। अगर गामा की डेफिनेशन लिखने को बोलूं, यानी कि अगर 1 यूनिट क्यूब किसी कोई मेटल का वॉल्यूम है और उसमें डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो जो गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा V। इसकी डेफिनेशन अब आप खुद लिख सकते हो, जैसे पहले हमने उसमें लिखी थी। अब बात करते हैं गामा और अल्फा में रिलेशन, बात करते हैं गामा और अल्फा में रिलेशन की। तो सोचो, यहां वाली इक्वेशन से आते हैं हम अभी, ठीक है। V नॉट इज इक्वल टू V नॉट प्लस डेल्टा V, ओके। अब V नॉट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, L डैश का होल क्यूब, ठीक है, L डैश का होल क्यूब। और यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं डेल्टा V डैश माइनस V नॉट। अब डेल्टा V मुझे पता नहीं, V डैश की जगह क्या पुट करता हूं, L डैश का क्यूब, और L डैश की जगह क्या पुट कर सकता हूं, L नॉट प्लस डेल्टा L का क्यूब। तो L नॉट प्लस डेल्टा L होल क्यूब माइनस V नॉट कितना है, L नॉट का क्यूब, L नॉट का क्यूब, A प्लस B का होल क्यूब से इसको खोल दो। सो जो अब वापस से आपका L नॉट डेल्टा L का क्यूब बनेगा यहाँ पे, और डेल्टा L का स्क्वायर भी बनेगा। सो उसे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा L का स्क्वायर डेल्टा L का क्यूब, इन दोनों को मिलके ये नेग्लिजिबल 0। तो जो मेरी नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3L डेल्टा L, 3L डेल्टा L, सॉरी 3L का स्क्वायर डेल्टा L, ठीक है। अब डेल्टा L की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, वापस से आओ, डेल्टा V इक्वल टू 3L स्क्वायर। अब आपको पता है डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट, इसे L नॉट ही रखते हैं, L नॉट ना, हाँ L नॉट, ठीक, अल्फा डेल्टा T, ठीक है, पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करने पर क्या मिलेगा, L नॉट अल्फा डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू 3L नॉट। अब देखो ये स्क्वायर और ये क्या बन गया, क्यूब, अल्फा डेल्टा T। L नॉट का क्यूब कहाँ है, ये रहा, क्या बन गया वापस से V नॉट। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट 3 अल्फा डेल्टा T। अब V नॉट और डेल्टा T को मैं नीचे लेके आता हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट डेल्टा T इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये वाली टर्म क्या है, गामा। तो गामा इज इक्वल टू क्या बन गया, 3 अल्फा। देखो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, यानी कि अगर आपको कंजुगेशन में गामा की जरूरत पड़े, आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा, तो क्या करो आप अल्फा को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम्स
मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट बोले तो गामा आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा और गामा में आपस में रिलेशन की तो क्या होगा 1:2:3, इनका आपस में रेशियो क्या होता है 1:2:3। तो ये सब था आपका अभी तक का लीनियर वॉल्यूमेट्रिक और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ इनको एक्सपेंशन देखा है, आपके एनसीईआरटी में बस यही तक दिया हुआ है, ठीक है। एक और है कि अगर किसी भी लेंथ की रोड को मैं दो डिजिट कर उस लेंथ को मैं डिजिट कर दूं, यानी कि उस रोड को मैं क्या करता हूँ एक दो कार्डबोर्ड के बीच में दो मेटल के प्लेट्स के बीच में उसको टाइट कर देता हूँ। सो अब उसमें इस तरीके से उसकी सुपर स्ट्रक्चर रहेगा कि अगर मैंने इन दो प्लेट्स के बीच में एक रोड लगा दी तो रोड के ऊपर थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होगा, किसके अलोंग होगा, ऑन हीटिंग क्या होगा, ऑन कूलिंग क्या होगा, उस पर किस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन का इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज हम देखने वाले हैं। फिलहाल जब हमारे साथ लीनियर सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वो इतना था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे और कुछ नए कंसेप्ट भी हम सीखने वाले हैं। नए इससे प्रीवियस लेक्चर आप एक बार देख रहे हैं, उसका लिंक उसको मैंने वीडियो के टॉप पर लगाया हुआ है, वो यहाँ पे देख लो। और इससे नेक्स्ट लेक्चर का और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उस प्रीवियस लेक्चर का लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लेक्चर का भी लिंक आपको मिल जाएगा।